इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अप्लाइड फिजिक्स के एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं अप्लाइड फिजिक्स जिसका कोड रहने वाला है AAS101 या फिर 201। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो आपके लिए कोड हो जाएगा AAS201। हम अप्लाइड फिजिक्स AKTU के जो भी एफिलेटेड कॉलेज है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, इलेक्ट्रिकल के बच्चे और CS के बच्चे पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर बैंड गैप टॉपिक की, यानी कि यूनिट नंबर 2 का जो 3rd टॉपिक है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलती रहें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां पर भी आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक समय समय पर मिलते रहें। कोई भी अगर आप सजेशन चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें। कोई सजेशन है आपका तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट को एक स्ट्रॉन्गनेस प्रदान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बैंड गैप आज का टॉपिक। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम अपने लेक्चर को पहले जल्दी से लास्ट लेक्चर से कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बैंड गैप को पढ़ने के लिए आपको लास्ट लेक्चर से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आप वो लेक्चर देख कर आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे आपको उससे भी कनेक्ट करने की। तो अगर मैं शुरू में बात करूं कि बैंड गैप क्या होता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड, जो कि आप यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड में जब इलेक्ट्रॉन सॉलिड कैन नॉट पॉजेस आर्बिट्री एनर्जीज, मतलब शुरू के लेक्चर में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा था और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने शुरुआत की थी बोहर मॉडल से। बोहर मॉडल जो हमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बताता है, वहां से हमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट लेवल्स में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा कि वहां से बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी प्रॉपर्टी है सॉलिड के अंदर जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमारे पास नई एक थ्योरी आई जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी, और उसने कहा कि सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी को पॉजेस नहीं करता है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग फर्स्ट लेक्चर से कनेक्ट हो गए होंगे और आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जितनी भी थ्योरम्स हमने अभी तक क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड से पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, क्या क्या उसमें कमियां थी, वो सब हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो लेक्चर देख लीजिए, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दे आर अलाउड टू हैव सर्टेन रेंजेस ऑफ एनर्जी कॉल्ड द एनर्जी बैंड, यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म एनर्जी की जगह पर सर्टेन रेंज ऑफ एनर्जीज हमें मिले और उसी को हमने नाम दिया एनर्जी बैंड, सेपरेटेड बाय द फॉरबिडन एनर्जी रेंज कॉल्ड बैंड गैप। और वो एनर्जी बैंड्स एक दूसरे से सेपरेट थे, जिस गैप से उसको बोल दिया गया बैंड गैप। आई थिंक आप लोग बैंड गैप क्या होता है वो आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो बैंड गैप इज द फॉरबिडन एनर्जी रीजन बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन विच नो इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट। मतलब बैंड गैप क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप है। जैसा कि मैंने यहां पर बताया, सपोज आपके पास एक ये बैंड है और एक बैंड आपके पास इससे थोड़ा सा ऊपर है। इन दोनों बैंड्स के बीच का जो ये गैप है तो ये भी तो एक एनर्जी गैप ही है, एनर्जी लेवल्स का गैप है, तो इसी को आप फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं, जिसको आप कहेंगे, देखिए अगर ये हमारा बैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, तो बैलेंस बैंड की एनर्जी हमने मान लिया कि EV है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी हमने माना EC है। तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, EG इक्वल्स टू EC माइनस EB। इज दैट क्लियर? यहां पर EG क्या है, बैंड गैप एनर्जी है, EC क्या है, मिनिमम एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड है, और EB क्या है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड है। और सारी मेजर होंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपकी एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने वाली है। अब आप सोचे होंगे कि ये मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड कैसे बोल रहे हैं सर, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड कैसे बोल रहे हैं। ये जब आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक आपने केवल और केवल अगर 12th लेवल में पढ़ी होंगी बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, तो उनकी केवल आपने एनर्जी पढ़ी होगी। एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड EC होता है, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड EB होता है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये मैक्सिमम एनर्जी
ऑफ वैलेंस बैंड क्यों बोला गया है और मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड क्यों बोला गया है, वो आज हम यहाँ पर इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो बैंड गैप है ये क्यों अकर होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इस पर हम अगर डिस्कस करें तो हमने मान लिया कि कंसीडर मेनी एटम्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड। भाई आपका कोई भी अगर सॉलिड बना हुआ है तो वो एक सिंगल एटम से तो बना नहीं होगा, है ना, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, उनको मिलाकर ही आपका एक सॉलिड मटेरियल बनता है। और सॉलिड मटेरियल में आपके एटम्स बहुत पास पास होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है 12th लेवल में लिक्विड, गैस, सॉलिड, है ना। तो वैसे ही सॉलिड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें उसके एटम्स एक दूसरे के बहुत बहुत पास होते हैं, जिस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सॉलिड बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना। इन एन आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन हैव द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, हम शुरू से इसको कनेक्ट करके चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोहर मॉडल का डिस्कशन किया था, बोहर मॉडल की बात कही थी यहाँ पर, तो बोहर मॉडल क्या है, बोहर मॉडल ने जो आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बताए थे वो किस एटम के लिए थे, आइसोलेटेड एटम के लिए, मतलब सिंगल एटम की वहां पर बात की गई थी। व्हेन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, जिससे कि आपका सॉलिड फॉर्म होगा, देयर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल interact and split into the huge number of closely spaced levels। यानी कि उस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स में आपका वो एनर्जी स्प्लिट हो जाएगा और एक बैंड बना लेगा जिसको हम नाम देंगे एनर्जी बैंड्स। ये बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ केवल और केवल आपको कनेक्ट करने के लिए चीजें बताई जा रही हैं। वही बैंड गैप क्यों अकर होता है उसको समझने के लिए इसको समझना बेटा जरूरी है। Between some bands there are ranges of energy where no allowed electron state exist। मतलब हर एक बैंड के पास एक रेंज ऑफ एनर्जी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने की स्टेट अलाउड नहीं होती है। फुल स्टॉप। दिस रीजन इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप। ये ऐसा गैप होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट होने का अलाउनेस नहीं रहता है, उसी को आप बैंड गैप कह देते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप बैंड गैप क्यों अकर होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस एनर्जी बैंड की इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा बैलेंस बैंड। अभी मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि बैलेंस बैंड है। तो बैलेंस बैंड क्या है? बैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड दैट इज नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एट द लो टेम्परेचर। मतलब जब तक आपने किसी भी सॉलिड मटेरियल को कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराई है, तब उसमें जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है, जो इलेक्ट्रॉन्स उस पर हैं, वो आपका क्या कहलाता है? बैलेंस बैंड कहलाता है एट लो टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आपने कोई भी एक्सटर्नली बाहर से सप्लाई नहीं दी है, एनर्जी नहीं दी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? बैलेंस बैंड कहलाएगा। ठीक है, वहीं पर कंडक्शन बैंड की बात करते हैं तो द कंडक्शन बैंड इज द एनर्जी बैंड above the valence band in which electrons are relatively free to move through the crystal and contribute to electrical conduction। मतलब अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं यहां पर, तो एक बैंड तो आपका हो गया है ये, और सिमिलरली एक बैंड हो गया है आपका ये। तो जो एनर्जी लेवल का बैंड नीचे है, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में है, तो उसको आप बोलेंगे बैलेंस बैंड। अब बैलेंस बैंड के अबव जो बैंड है दैट्स कॉल्ड द कंडक्शन बैंड, और इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे दोनों बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब आपको इन दोनों बैंड्स के बीच में एक ये जगह दिखाई दे रही होगी, इसी को आप बोल देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसकी हमने अभी शुरुआत से बात की है, और इसको आप EG से भी डिनोट कर देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इस एनर्जी गैप की अगर एनर्जी आप देखें तो वो होती है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ द बैलेंस बैंड। तो इसमें देखेंगे द रीजन बिटवीन द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, देखिए टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड की ही हम बात कर रहे हैं, एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, आप यहां पर बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड की ही बात कर रहे हैं, इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड का जो डिफरेंस है वही आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। आई होप इंपॉर्टेंस ऑफ जो बैंड्स हैं ये बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं के बेसिस पर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं उनको आप क्लासिफाई कर पाते हैं, और इसी से आपको पता चलता है कि किस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा है, किस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम है। इज दैट क्लियर? इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है बैंड गैप, और फिर हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड गैप पढ़ेंगे, जिसको आप डायरेक्ट बैंड गैप बोल देते हैं और इनडायरेक्ट बैंड गैप बोल देते हैं। और इसी बेसिस पर आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और एक इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। लेकिन उनको समझने से पहले आपको ईके डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक से रिलेट करता है
तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कौन सा टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया जाए वो कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें हर एक टॉपिक पर फोकस करके चलना है जो हमारे दिए हुए सिलेबस के टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम ई के डायग्राम को समझते हैं, फिर आसानी से आपको डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ई के डायग्राम की हम बात कर लेते हैं। अब ई के डायग्राम को समझने के पहले आपको एक जो मॉडल है जो क्रोनिग पेनी ने दिया था, क्रोगिक पेनी ने दिया था, उसको समझना जरूरी है। उसने क्या कहा था, तो मैं यहां पर लिखकर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको उससे नहीं डरना है। हमें हर एक कॉन्सेप्ट पर बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से बात करनी है बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रोनिग पेनी मॉडल। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इसका यूज हुआ है, तो हम इसको भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ई के डायग्राम की इंपॉर्टेंस है जब आप बैंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्रोनिग पेनी मॉडल, इसने क्या कहा, इसने बताया कि जब आपका पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन नियरली जीरो के आसपास होता है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो हम लिख लेते हैं एट जीरो। क्या? पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जीरो के आसपास है, नियर टू जीरो है, तब जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। इज दैट क्लियर? यहां पर P क्या है? P है यहां पर मोमेंटम, और P इज इक्वल्स टू mv यहां पर रहने वाला है। इज दैट क्लियर? आई थिंक इनसे आप रूबरू होंगे। इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहां पर P क्या है? mv है। जब आप इसको डी ब्रोगली थ्योरम में पढ़ते हैं 12th लेवल पर भी, तब आपको ये एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर ये पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस है वो जीरो ना होकर इन्फिनाइट है ना, तो मैं सेकंड कंडीशन ले लेता हूं बच्चों। यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं, एट इनफाइनाइट। क्या? पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट है, तो तब उसके पास एनर्जी जो होगी, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? E इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब ये दो कंडीशंस हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू क्रोनिग पेनी मॉडल, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस सेकंड कंडीशन की, जब पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पर इनफाइनाइट है, तो इस सिचुएशन में मोमेंटम का पता लगाना क्लियर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला? जब पोटेंशियल इनफाइनाइट पर होता है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का क्लियरली पता नहीं चल पाता है। इसलिए ई के डायग्राम को समझने के लिए हम इस वाली कंडीशन का यूज नहीं करेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब हम पहली वाली जो कंडीशन है इसी का यूज करके ई के डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो लिख लेंगे हम यहां पर, सो वी नो दैट कि आपका जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी हो जाती है। अब मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, जिससे हमें आगे कंटिन्यू डेरिवेशन करना है। तो सो आप लिखेंगे वी नो दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम लेकर चलेंगे E इज इक्वल्स टू स्मॉल p स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां पर आपको पता ही है P क्या है, यहां पर P है मोमेंटम, जो कि इक्वल टू है mv की। आई थिंक आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि बोहर मॉडल के बाद जब हमने एनर्जी लेवल्स देखे तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं थे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने देखा कि जो एनर्जी के बैंड्स आपको मिलते हैं, ना कि डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक क्रिस्टल के अंदर एक ही एटम नहीं होता है, वो क्रिस्टल जो कि सॉलिड फॉर्म में है मल्टीपल ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और मल्टीपल ऑफ एटम्स जो होते हैं उसमें एक दूसरे के बहुत पास अरेंज रहते हैं। तो दैट मीन्स वहां पर आपको डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा, वहां पर क्वांटम फॉर्म ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। तो ये जो मोमेंटम है P इज इक्वल्स टू mv, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिज्म है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में, अकॉर्डिंग
टू क्लासिकल मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं यहां पर क्वांटम मैकेनिज्म की, तो इसलिए आपको इस मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा, मेंशन करना होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिज्म, जो मोमेंटम है P इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है, वो होता है H क्रॉस की। क्या होता है? H क्रॉस की। और यहां पर अगर बात करें हम H की, तो हियर H क्रॉस A इज इक्वल्स टू होता है H अपॉन 2 पाई। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जो हमने यहां पर बेटा एनर्जी ली है इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या है? मोमेंटम है। हमने पढ़ा है पी इक्वल्स टू एम ई, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिज्म इन सॉलिड या क्वांटम थ्योरी इन सॉलिड। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिज्म जो मोमेंटम होता है वो पी इज इक्वल्स टू एच क्रॉस के होता है। एच क्रॉस एक कॉन्स्टेंट है जो कि एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? तो अब लिखेंगे सो दैट अब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन पर वो क्या हो जाएगी? E इज इक्वल्स टू, यहां पर अगर हम P की वैल्यू पुट कर देते हैं तो P की वैल्यू पुट करने पर आपके पास आएगा H क्रॉस का स्क्वायर, K का स्क्वायर अपॉन 2m। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो H क्रॉस ये भी कांस्टेंट है, 2 भी यहां पर कांस्टेंट है, m भी यहां पर कांस्टेंट है। तो अगर मैं मान लेता हूं लेट H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू v, एक कांस्टेंट मैंने यहां पर ले लिया है। तो अगर मैं अब इस इक्वेशन को लिखूं तो E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट v के स्क्वायर। अब कांस्टेंट है तो यू कैन राइट हियर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। यही टर्म्स हमें लेकर आनी थी और इसी से अब आपको E के डायग्राम क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर K क्या है वो भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। यहां पर हम लिख देते हैं हियर K इज इक्वल्स टू मोमेंटम वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मोमेंटम वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं आगे चल के इसको डायरेक्टली मोमेंटम भी बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेसिकली ये एनर्जी और मोमेंटम के बीच के रिलेशन को ही बताता है ई के डायग्राम। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ई के डायग्राम का मतलब क्या है। ई मतलब एनर्जी, के मतलब मोमेंटम, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है डायग्राम वही आपका ई के डायग्राम हो जाता है। तो अब आपको यहां पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर मिल गया है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो के स्क्वायर वाली टर्म है अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो आपका पैराबोलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। मतलब मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं के स्क्वायर टर्म को तो वो आपका पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन में आता है। अगर आप ध्यान से देखें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो कुछ इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट होता है लीनियर फॉर्म में। ठीक है, वहीं पर अगर हम कोई ऐसे फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके b स्क्वायर के, तो वो हमेशा रिप्रेजेंट होगा पैराबोलिकल फॉर्म में, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम रिप्रेजेंट करें तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा? पैराबोलिक फॉर्म में। तो हम लिखेंगे यहां पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर टर्म should be parabolic, आई थिंक आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। और इसी को हम डायग्राम में देख लेते हैं एज शोन इन फिगर बिलो, एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, हम एक फिगर बना लेते हैं, नीचे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मोमेंटम को दिखाएगा यहाँ पर, और ये एनर्जी लेवल को दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है ई एनर्जी दोनों साइड, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मोमेंटम को, के को। तो जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होगी पैराबोलिकल फॉर्म में। इज दैट क्लियर? किस फॉर्म में होगी? पैराबोलिकल फॉर्म।
ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है आपकी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं होगी। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं फर्दर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इस ग्राफ का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो रही है पैराबोलिकली। मीन्स दैट कि मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी आपका चेंज होता है, जिसको आप इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। आपने सुना भी होगा और आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो मीन्स क्या हो गया वो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। मीन्स दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई करके मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है। चेंज पैराबोलिकली so that its mass also changed that is called उसको हम क्या कह देते हैं? इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m स्टार से। इसको हम आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में टॉपिक भी मेंशन किया गया है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं फाइनल इक्वेशन लिखूं इफेक्टिव मास की फॉर्म में, तो आपके पास जो एनर्जी था वो ये था, तो मैं लिखूंगा अब यहां पर E इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा h क्रॉस का स्क्वायर k का स्क्वायर अपॉन 2m स्टार। यानी कि यहां पर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में लिखी है हमने? इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो पैराबोलिकली फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही इक्वेशन आपको रिलेशन बताता है इसके बीच में, एनर्जी एंड क्रिस्टल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम वेक्टर जो k है उसके और एनर्जी के बीच में यही इक्वेशन जो है वो रिलेशन बताता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? ईके डायग्राम की एप्लीकेशन है आपकी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि हम बात करें डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। यानी कि डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो है उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है ईके डायग्राम। आई होप आप लोगों को ईके डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिसकी हम शुरुआत से आज बात कर रहे थे। ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने छोड़ा हुआ था, कहीं हमारा टॉपिक वहां तक अगर एक्सप्लेन नहीं होता है तो हम उसको वहां पर कवर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं ईके डायग्राम की हेल्प से। जो हमारा आज का टॉपिक भी था बैंड गैप, तो उसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। क्योंकि हम बैंड गैप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना, और इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें ईके डायग्राम को समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो चलिए अब आपको डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है, अगर आपने ईके डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर अपने बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की डायग्राम की। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया हुआ है कि आपके पास 3 बैंड होते हैं। एक आपका नाम दिया जाता है कंडक्शन बैंड, जो कि टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड होता है, मतलब बैलेंस बैंड के ऊपर रहता है कंडक्शन बैंड। तो ये लोअर बैंड हो गया आपका बैलेंस बैंड, और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। अब जब हमने शुरू में स्लाइड शुरू की थी, शुरू में अपना लेक्चर शुरू किया था, तो वहां पर मैंने बोला था EB, यानी कि जो बैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है, और उसको बोला था मैक्सिमम एनर्जी लेवल, और EC मिनिमम एनर्जी लेवल है ना। तो वो क्यों बोला था वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, नॉर्मली सिचुएशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां पर होते हैं? वो बैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, बैलेंस बैंड यानी कि नॉर्मल एनर्जी, लोअर एनर्जी स्टेट हम उसको बोल देते हैं। तो जब आपको यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना है तो कहां पर भेजना होगा? कंडक्शन बैंड में। और क्योंकि ये क्या है? बैंड है। बैंड मतलब एनर्जी के बहुत सारे लेवल्स एक जगह पर अवेलेबल है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मतलब क्या है? साफ है कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का एनर्जी गैप है, जिसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कि EG बोल देते हैं। अब जब आप इस इलेक्ट्रॉन को
कंडक्शन बैंड में पहुंचाना चाहेंगे तो आप यहां पर इसको बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर प्रोवाइड कराएंगे, तभी वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, इनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ ये कहां पर पहुंचेंगे, ये अपर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बैलेंस बैंड में ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, दैट्स कॉल्ड द ईवी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे नीचे जैसे आप जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ही तो एनर्जी लेवल बढ़ रहा है ना, तो यहां पर ये एनर्जी लेवल क्या है, मैक्सिमा है, तो आप इसको मैक्सिमा एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब अगर आप कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो ये जो एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का, ये बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड है, यहीं से आपका एनर्जी लेवल स्टार्ट हो जाता है कंडक्शन बैंड का, जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसको आप बोलते हैं क्या, EC, और इसी को आप ब्रैकेट में लिखेंगे मिनिमम। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जो शुरू में मैंने स्लाइड में आपको बताया था। तो ये एनर्जी लेवल फॉर द बैलेंस बैंड मैक्सिमा है और ये एनर्जी लेवल फॉर द कंडक्शन बैंड मिनिमा है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और अगर मैं इसके बिहाफ पर यहां पर एनर्जी गैप की वैल्यू लिखूं तो हायर एनर्जी में से जो मैक्सिमम लोअर एनर्जी है उसको आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, तब जाकर आपको ये फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू मिलेगी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब चूंकि हमने अभी बात की है ई के डायग्राम की, जो कि बता रहा है आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पैराबोलिकली फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट मीन्स अब यहां पर आप देख रहे होंगे, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन की है या कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन की है। तो ये एनर्जी जो पैराबोलिकली चेंज हो रही है वो किसकी होगी, वो होगी कंडक्शन बैंड की। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर बैलेंस बैंड की एनर्जी देखें तो वो तो मैक्सिमा है ना बेटा, हम उसको मैक्सिमा को लेकर चल रहे हैं। यहां पर मिनिमा है कंडक्शन बैंड की, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी किसकी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी कंडक्शन बैंड की। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे हम बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड से टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड जाएंगे तो वैसे वैसे एनर्जी लेवल चेंज होगा। तो ई के डायग्राम जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पैराबोलिकली फॉर्म में चेंज होती है तो वो किसकी होगी, वो होगी आपके कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी। चलिए, अब हम यहां पर डायरेक्ट बैंड गैप कैसे बोलेंगे उसको हम समझ लेते हैं। उसके लिए हमें डायग्राम बनाना होगा किसका, बैलेंस बैंड के लिए भी और कंडक्शन बैंड के लिए भी ई के डायग्राम। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर बना लेता हूं एक ग्राफ के लिए, यहां पर रिप्रेजेंटेशन हम कर लेते हैं और एक रिप्रेजेंटेशन देखिए, क्योंकि मैंने क्या बताया वो पैराबोलिकली किसके लिए चेंज हो रहा है बच्चों, वो चेंज हो रहा है जो हमने पीछे ई के डायग्राम में बनाया था पैराबोलिकली, ये है आपका कंडक्शन बैंड के लिए। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज बैलेंस बैंड के लिए बनाऊं तो बैलेंस बैंड की हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है ना, देखिए यहां पर ये वैल्यू है मिनिमम EC। अब अगर आप इधर देखें और इधर देखें तो पैराबोलिकल फॉर्म में आपकी एनर्जी की वैल्यू कंडक्शन बैंड में चेंज हो रही है। अब अगर हम बात करें यही ग्राफ मैं बनाना चाहूं किसके लिए, बैलेंस बैंड के लिए, तो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये EV। तो इसका मतलब ये कहां से हो रही होगी, ये ऐसे हो रहा होगा, ऐसे डायग्राम। आई थिंक आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। सॉरी, ये डायग्राम का लेवल इधर को। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है EV की यहां पर। अब जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तब वो मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, यहां पर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा यहां पर K मोमेंटम। ठीक है, ये हो जाएगा K और ये दोनों की एनर्जी यहां पर शो कर रही है। तो अगर मैं इन दोनों ग्राफ को एक जगह पर मिला दूं तो क्या होगा, देखिए वही आपको यहां पर डिफरेंस बताएगा किसमें, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में। तो मैंने एक यहां पर बना लिया पैराबोलिकल शेप और एक यहां पर नीचे से बना ली पैराबोलिकल शेप, ऐसे। ठीक है, और मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, दैट्स द लाइन। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपकी लाइन हो जाएगी। और अगर मैं यहां पर मेंशन करूं तो ये आपका हो गया कौन सा एनर्जी लेवल, EC। ठीक है, और ये एनर्जी लेवल हो गया आपका EB, दैट्स द EV। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये जो है ये है आपका मिनिमा और ये है आपका मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, ये मिनिमम एनर्जी लेवल है। आप सोचेंगे कि सर ये बीच में क्या है, बीच में अगर आप इस डायग्राम को देखें तो क्या है, ये है आपका
फॉरबिडन एनर्जी गैप, EG। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या होगी, EC माइनस EB। अब इसी को आप यहां पर और ध्यान से समझेंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा बच्चा K, ये इधर भी आपका क्या हो जाएगा K। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है, दोनों सिचुएशंस में फॉर द कंडक्शन बैंड एज वेल एज द बैलेंस बैंड जो K की वैल्यू है वो सेम है, वो कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब दूसरी चीज समझते हैं। मतलब यहां पर क्या कहा है मैंने कि K की वैल्यू जो है वो क्या है मेरे बच्चों, वो कांस्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, कांस्टेंट है फॉर द कंडक्शन बैंड, ऑल्सो फॉर द बैलेंस बैंड। मतलब कहने का ये है कि आपका किसी भी एनर्जी लेवल की आप बात कर लें, चाहे बैलेंस बैंड पर चाहे कंडक्शन बैंड पर, जो मोमेंटम की वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। अगर यहां पर मोमेंटम 5 है तो यहां पर भी मोमेंटम कितना होगा, 5 ही रहने वाला है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। दूसरी चीज है यहां पर E यानी कि एनर्जी। एनर्जी भी यहां पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। कैसे, देखिए सपोज यहां पर जब इलेक्ट्रॉन था तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, मतलब इस कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल जो है वो कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको यहां पर जो एनर्जी देनी होगी वो कितनी देनी होगी बेटा, 4 माइनस 1 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब आप इस इलेक्ट्रॉन को दोगे तभी इसका एनर्जी लेवल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पहुंचेगा। अब इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। जैसा कि आप चाहे बोहर मॉडल को देख लीजिए या फिर आपने सेमीकंडक्टर डायोड 12th में पढ़ा होगा, वहां पर भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होता है वो कुछ समय बाद अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और कहां पर जाने की कोशिश करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट पर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा और लोअर एनर्जी स्टेट पर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि मोमेंटम दोनों का सेम पॉइंट पर है, कांस्टेंट है, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, वो फोटोन की फॉर्म में रिलीज होगी। यानी कि यहां से जो एटम, यहां से जो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा वो फोटोन की फॉर्म में होगा, वो लाइट की फॉर्म में होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायरेक्ट बैंड गैप में वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और वहां पर एनर्जी का जो फॉर्मेशन होगा, मतलब ट्रांजिशन होगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वहां पर अगर फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो रही है एनर्जी तो वो आपका डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, क्लियर? तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको डायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, वो सब मैं थ्योरेटिकली आपको एक जगह नोट्स की फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप अभी समझने पर फोकस करके रखें। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा डायग्राम। देखिए ये तो हो गया आपका किसके लिए, डायरेक्ट बैंड गैप के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट बैंड गैप की, तो अगर मोमेंटम की वैल्यू डिफर है तो वो आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप कहलाता है। कैसे, देखिए उसका डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पर कलर मैं चेंज कर लेता हूं बच्चों, ताकि आपको अट्रैक्टिव भी लगे और अच्छा लगे, समझने में क्लियरनेस आए। ये आपका डायग्राम है किसका, कंडक्शन बैंड का, और इधर हमने डायग्राम बनाया है किसका बेटा, बैलेंस बैंड का। ठीक है, बैलेंस बैंड का तो आपका सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा पैराबोलिकली फॉर्म दे देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये पैराबोलिकली शेप हमने यहां पर दे दी है। ये एनर्जी लेवल अगर मैं यहां पर मेंशन करूं तो ये एनर्जी लेवल है बच्चा किसका, ये एनर्जी लेवल है बैलेंस बैंड का, और यहां पर ये एनर्जी लेवल जो है मेरे बच्चों, ये एनर्जी लेवल है आपका कंडक्शन बैंड का। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड का है, और इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। दैट्स द EC माइनस EV। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब अगर मैं यहां पर इसका EK डायग्राम बनाता हूं तो ये आपको यहां पर कुछ वैल्यू देगा K की। मैंने इसको मान लिया है कि ये आपका क्या वैल्यू दे रहा है। चलिए पूरा डायग्राम ही मैं यहां पर बना लेता हूं नीचे तक, इस तरीके से एक शेप बना ली मैंने। ये आपका एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, EK। तो ये यहां पर कुछ वैल्यू होगी मोमेंटम की K1, और यहां पर कुछ वैल्यू होगी मोमेंटम की K2। ठीक है, और यहां पर आपको एक मोमेंटम का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा डेल्टा K। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर है
आपको यहां से इसको एनर्जी देना होगा, इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और ये कहां पर पहुंचेगा, हायर एनर्जी स्टेट पर। लेकिन कुछ समय तक ही वहां पर स्टे करता है। स्टे करने के बाद ये ट्राई करेगा लोअर एनर्जी स्टेट पर ही आने की। लेकिन क्योंकि यहां पर मोमेंटम के बीच में दोनों के डिफरेंस है, कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। दैट्स हीट, यानी कि यहां से जो एनर्जी का चेंज होगा, ट्रांजिशन होगा, वो किस फॉर्म में होगा, वो हीट की फॉर्म में होगा। और इसको नाम दे दिया जाता है कि यहां से जनरेट होगा फोनोन। ठीक है, फोनोन क्या है? फोनोन वाइब्रेशंस होते हैं लैटिस के अंदर जो रिलीज करते हैं एनर्जी को हीट की फॉर्म में। समझ गए? इसीलिए मैंने यहां पर डायरेक्टली पहले हीट ही आपको बताया था। लेकिन अगर एग्जैक्ट वर्ड यहां पर यूज किया जाता है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप, जो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल होते हैं उसमें जो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, एनर्जी जो एमिट होती है वो किस फॉर्म में होती है, उसको नाम दिया जाता है फोनोन। और फोनोन क्या होता है? फोनोन है वाइब्रेशंस ऑफ लैटिस जिससे कि एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका किसका डायग्राम हो गया? ये हो गया आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप। इनडायरेक्ट बैंड गैप। आई होप आप लोगों को डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इन दोनों के कंपैरिजन के पॉइंट वाइज नोट्स देखेंगे, उनको समझेंगे। अभी तक आपको इन ग्राफ को समझना इसलिए जरूरी था कि आपको यहां पर एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है ग्राफिकली उसको देखना जरूरी था, और उसी से हमें क्लियर हुआ है कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। चलिए आगे हम यहां पर इसका कंपैरिजन देखते हैं। यहां पर देखिए, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अभी आपने इन दोनों का ईके डायग्राम देखा है। ठीक है, यहां पर दोनों का ईके डायग्राम बना हुआ है। यहां पर दोनों के बीच में क्या है, मोमेंटम के बीच में डिफरेंस आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर, मैंने क्या बताया था, यहां पर जो एनर्जी, जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट यानी कि कंडक्शन बैंड से कहां पर आएगा, बैलेंस बैंड में आएगा, तो लाइट की फॉर्म में यानी कि यहां पर फोटोन का रिलीज किया जाएगा। वैसे ही जब यहां पर इनडायरेक्ट बैंड गैप टाइप सेमीकंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ बढ़ेगा तो यहां से वो रिलीज करेगा फोनोन। फोनोन मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट की फॉर्म में यहां पर रिलीज की जाएगी। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर के क्या रहता है, जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। यहां पर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, उसको रिजर्व करने के लिए जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज की जाती है। चलिए अब पॉइंट्स वाइज हम यहां पर देख लेते हैं। मैक्सिमा ऑफ द बैलेंस बैंड एंड मिनिमा ऑफ द कंडक्शन बैंड अकर्स एट ए सेम मोमेंटम। ठीक है, जैसा कि हम ग्राफ में अभी देखकर आए। ठीक है, वहीं पर मैक्सिमा ऑफ द बैलेंस बैंड एंड मिनिमा ऑफ द कंडक्शन बैंड अकर्स एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ द मोमेंट, यानी कि मोमेंटम की डिफरेंट वैल्यूज पर आपका मैक्सिमा ऑफ बैलेंस बैंड और मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड अकर्स होते हैं। आगे सेकंड पॉइंट, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एंड फोटोन यानी कि लाइट इज एमिटेड, मतलब मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, रिजर्व रहेगा, लेकिन उस सिचुएशन में जो रिलीज होगी एनर्जी वो किस फॉर्म में होगी, लाइट की फॉर्म में होगी। मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, सो टू कंजर्व इट, इसको कंजर्व करने के लिए यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी जिसको आप फोनोन बोल देंगे वो किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। आगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दे आर नोन एज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, यानी कि इस टाइप के मटेरियल्स में जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, एंड जिनमें इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर वो कहलाते हैं जिनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, दे आर नोन एज इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अगर इनके एप्लीकेशन या फिर एग्जाम्पल की बात करें, यूज की बात करें, तो यूज में आपका एलईडी हो जाएगा, लेजर डायोड हो जाएगा। जो एलईडीज होती हैं, जो लेजर होते हैं, वो कैसे होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। जबकि अगर हम बात करें इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की यूज की, तो एम्पलीफायर्स में, रेक्टिफायर्स में, ट्रांजिस्टर्स में, वहां पर आप इनका यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल में बात करें तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिनको मिक्सिंग करके बनाया गया है, वो आपके डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में आ जाते हैं। जैसे गैल्मियम आर्सेनाइड, गैल्मियम आर्सेनाइड का यूज हम एलईडी के फैब्रिकेशन में करते हैं। तो एलईडी इसका क्या हो गया, यूज्ड हो गया, मतलब एप्लीकेशन हो गया इसका डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का। एग्जांपल क्या हो गया, गैल्मियम आर्सेनाइड।
वहीं पर अगर हम बात करें इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के एग्जांपल की, तो जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अभी तक आपने सेमीकंडक्टर के टाइप्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ही पढ़ी होंगी। इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म होता है, एक्सट्रिंसिक जिसमें आप मिलावट करते हैं, है ना। लेकिन आज आपको क्लियर हुआ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, और अगर आप उसको कंपाउंड करके दूसरे सेमीकंडक्टर के साथ नया सेमीकंडक्टर मटेरियल बना देते हैं तो वो आपका डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। या सीधी सीधी बात यह है, जिससे फोटोन या लाइट रिलीज होती है वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, और जिससे हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब अगर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर पूछा जाता है तो आप वहां पर मिस्टेक नहीं करेंगे। यहां पर मैंने सेपरेटली भी थ्योरी लिखी हुई है, आप आराम से वीडियो को पॉज करें, पढ़ें, बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत से मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से यहां पर डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि यहां पर देखिए आप मेंशन किया हुआ है विदाउट रिक्वायरिंग ए चेंज इन द मोमेंटम, मतलब डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में आपको मोमेंटम के चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां पर मोमेंटम ऑफ कंडक्शन बैंड इक्वल टू होता है मोमेंटम ऑफ द बैलेंस बैंड के ही। ठीक है, चलिए अगर हम यहां पर देखें तो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहां पर मेंशन किए, जैसा कि अभी मैंने नोट्स के हेल्प से आपको गैल्मियम आर्सेनाइड का एग्जांपल तो दिया ही है, तो यहाँ पर गैल्मियम नाइट्रेट और इंडियम फॉस्फेट का भी एग्जांपल यहाँ पर है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आपका लेजर डायोड्स या एलईडी बनाई जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्लीकेशन में लाइट एमिटिंग डिवाइसेस जैसे कि एलईडी हो गया, लेजर डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल सोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की, तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें डिफर वैल्यू होती है क्रिस्टल मोमेंटम यानी कि मोमेंटम की। ठीक है, और इस सिचुएशन में आपका मोमेंटम ऑफ द कंडक्शन बैंड नॉट इक्वल टू होता है मोमेंटम ऑफ द बैलेंस बैंड। आप इसको जब पढ़ेंगे आराम से वीडियो को पॉज करके तो पूरा वीडियो लेक्चर आपका रिवाइज भी हो जाएगा साथ के साथ। एग्जाम्पल में सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गए हैं प्योर फॉर्म में जो आपके रहते हैं, वो आपके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं। कंपैरिजन मैंने दोनों में आपको नोट्स की हेल्प से बता ही दिया है, यहां पर आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और यहां पर पढ़ लेते हैं बैंड गैप एंड द कंडक्टिविटी, यानी कि जो बैंड गैप है और जो कंडक्टिविटी होती है मटेरियल की उसका क्या रिलेशन है, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे। तो द साइज ऑफ द बैंड गैप स्ट्रांगली अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मतलब जो बैंड गैप है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मतलब कोई भी मटेरियल है अगर उसके बैंड गैप की प्रॉपर्टी को हम उठा लें तो वहीं से हमें क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि उस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या रहने वाली। जैसे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिटेल में, तो हाँ वहां बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर हम बात करें कंडक्टर की यहाँ पर, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलती है। मतलब अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पर बनाऊं तो ये अगर कंडक्शन बैंड है तो बैलेंस बैंड इसके साथ ओवरलैप करता हुआ आपको दिखाई देता है, मतलब दोनों के बीच में गैप नहीं होता है। और इसी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर की वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, जीरो है, Eg इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि कंडक्टर जो होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग जीरो है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत से ही आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को आपको मूव कराना होता है कंडक्शन बैंड में, तभी आपकी कंडक्टिविटी मिलती है उस मटेरियल की। ठीक है, लेकिन इसमें तो ओवरलैप किए हुए हैं, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं कंडक्शन बैंड में, तो इसकी कंडक्टिविटी हाई रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर के वायर आप यूज करते हैं घरों में, एल्यूमिनियम के वायर्स आप यूज करते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो होती है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो इसमें जो बैंड गैप होता है वो स्मॉल होता है। जैसे अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पर बनाऊं तो ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये बैलेंस बैंड हो गया। यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए बैंड गैप अलग हो सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिस वजह से आप थोड़ा सा इसको सप्लाई देंगे तो इट विल इन कंडक्शन मोड, अदरवाइज ये आज एज ए इंसुलेटर काम करता है। डिटेल में हम सेपरेटली भी इसको पढ़ेंगे। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्वायर इनफ थर्मल एनर्जी टू क्रॉस द बैंड गैप। ठीक है, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो वहां पर ये क्रॉस कर जाएगा। और अगर हम बात करें इसके बैंड गैप की एनर्जी की, तो अलग अलग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए लगभग 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन एनर्जी गैप देखने को मिलता है।
वहीं पर अगर हम जर्मेनियम के लिए बात करेंगे तो जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए लगभग यही वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। ठीक है, और इंसुलेटर में ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पर बैंड गैप ही बनाकर आपको दिखाऊं तो ये अगर कंडक्टर है, कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, तो बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिल जाएगा, कहीं पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखने को मिल जाता है। ये तो वो कोई आपको कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ये एक एटम के रेस्पेक्ट में बताई जाती है। तो यहाँ पर लार्ज बैंड गैप देखने को मिलता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव नहीं कर पाते हैं फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, और जब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तो आपका कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं जनरल लाइफ के एग्जांपल से। जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें लोअर फ्लोर है और अपर फ्लोर है ना, या फिर आप अपने रूम में ही बैठे हैं तो एक आपका फ्लोर है जिसपे टाइल्स लगी होती हैं और एक आपकी छत है जिसमें फैन लगा होता है। तो जो लोअर फ्लोर है आप उसको बैलेंस बैंड बोल देते हैं और जो अपर फ्लोर है उसको आप कंडक्शन बैंड बोल देते हैं। और आपके फैन वाली दीवार और आपके फ्लोर वाली दीवार यानी कि फर्श वाली दीवार के बीच में जो गैप है वो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। अगर फैन और आपके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हवा आप तक सही से नहीं पहुंच पाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने रूम की रॉड को लंबा करना होता है। आपने देखा होगा अगर आप कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें लंबी रॉड के साथ फैन को लगाया जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स जितनी कम फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा उतना रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। तो यहाँ पर वो शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें लिखी गई हैं। स्मॉल गैप मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच टू द अपर फ्लोर रिलेटिवली इजी, जिसको आप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। लार्ज गैप इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट इजीली रीच टू द अपर फ्लोर, जिसको आपने इंसुलेटर बोला है। नो गैप या ओवरलैपिंग ऑफ द फ्लोर्स हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली और उसको आप कंडक्टर टाइप ऑफ मटेरियल बोल देते हैं। और जो अभी हमने पढ़ा है डायरेक्ट बैंड गैप, द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव स्ट्रेट अपवर्ड्स मतलब सीधे लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी फोटोन यानी कि लाइट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की बात करें तो द इलेक्ट्रॉन्स नीड्स एन एडिशनल इंटरेक्शन विद द क्रिस्टल लैटिस टू चेंज इट्स मोमेंटम व्हाइल मेकिंग द ट्रांजिशन। मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट से लोअर स्टेट पर आ रहा है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में है, तो उस सिचुएशन में एक एडिशनल इंटरेक्शन वहां पर प्रोवाइड कराना होता है और उस फॉर्म में आपका क्या देखने को मिलता है, हीट एनर्जी की फॉर्म में, मतलब एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में वहां पर रिलीज होती है और वो आपके इनडायरेक्ट बैंड गैप टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डेफिनेशन देखें तो डायरेक्टली डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी बैंड गैप की, और टाइप्स आपके डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड आप इस तरीके से 2 नंबर में लिख सकते हैं। अगर आपसे 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो शुरुआत से आपको ईके डायग्राम की हेल्प से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बैंड गैप एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम किसी भी चीज को छोड़कर नहीं चलने वाले हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं, आपका रिवीजन इस पर्टिकुलर वीडियो में ही हो जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पर डायरेक्ट मतलब K फॉर कंडक्शन बैंड और K फॉर बैलेंस बैंड डायरेक्टली इक्वल होंगे। इनडायरेक्ट मतलब K फॉर कंडक्शन बैंड एंड K फॉर बैलेंस बैंड नॉट इक्वल। मतलब डायरेक्ट का मतलब है सेम मोमेंटम। डायरेक्ट मतलब हम अगर किसी से डायरेक्टली मिलने जाते हैं तो हम सीधे मिलते हैं, उससे बीच में कोई नहीं होता है, तो वो आपका डायरेक्ट बैंड गैप हो जाता है ना। और इस फॉर्म में एफिशिएंट लाइट का एमिशन देखने को मिलता है। जबकि इनडायरेक्ट मतलब आप किसी के थ्रू मिल रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो मतलब वो आप इनडायरेक्ट मिले हैं, डायरेक्ट नहीं मिले हैं, आपको एडिशनल एफर्ट करना पड़ा है, तो वो आपका डायरेक्ट मोमेंटम नहीं कहलाता है, वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट मतलब ये कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये डायरेक्ट मोमेंटम जो है सीधा नहीं हो रहा है, सिंपल आप ये कह सकते हैं। और इस सिचुएशन में जो रिलीज होगा एनर्जी वो हीट की फॉर्म में होगा, जिसको आप फोनोन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा जो कंपैरिजन आपका दिया हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेंदी हुआ है लेकिन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ा। जो आपका टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं है उसका भी हेल्प हमने यहां पर ली ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? क्योंकि यह टॉपिक जो हमने इसका यूज किया है और आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, आपसे सेपरेटली भी पूछ सकता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ईके डायग्राम। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, तो आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, आपसे यहाँ पर ये डायरेक्टली पूछ भी सकता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और इसको अगर समझ लेते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड गैप जो हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। अगर आपका कोई सजेशन भी है
तो भी आप लिखें। अगर आपका कोई इंप्रूवमेंट के लिए कमेंट है तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके हेल्प से हम और आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन वाला मीडियम है हमारे और आपके बीच में, वो रिड्यूस हो जाता है और हमें ऐसा ही लगता है कि जब आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बात करते हैं कि हम सामने बैठकर ही आपको पढ़ा रहे हैं। पहली बार अगर चैनल पर आए थे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और एट द एंड मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे वीडियोस का लाभ उठा सकें और अपने अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट को एक स्ट्रांगनेस, एक मजबूती प्रदान कर सकें, ताकि एग्जाम में उनको कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अधिक एनर्जी के साथ और अधिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।